हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 आज हमें कंटिन्यू करना है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा ताकि ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए। इस चैनल पर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस का वीडियोस मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपकी क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना कंटिन्यू करें, जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने यहाँ से यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था। ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, जिसमें कि लास्ट में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, मतलब सीड के थ्रू कैसे नए प्लांट्स का जन्म होता है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, जो कि है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट से नए प्लांट का जन्म कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा होगा सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे जा सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल के अंदर। और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और सबसे अंतिम में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हम किसी प्लांट को बिना उसके सीड के ग्रो करवा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके बताया भी था। इसका सही आंसर होगा हाँ, हम लोग बिना सीड के भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं थ्रू देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और उसी के बारे में इसके आगे हमें पढ़ना है। बिना सीड के प्लांट को ग्रो करवाने का सबसे पहला तरीका है थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि केला का पौधा हो गया, अदरक का पौधा हो गया, आलू का पौधा हो गया। इन सब में नए प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, नया प्लांट्स जो जन्म लेता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है। तो अंडरग्राउंड को छोड़िए, स्टेम क्या होता है ये तो आपको पता होगा। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उसका रूट कुछ इस तरीके से ज़मीन के अंदर होता है। उसके बाद उसका स्टेम निकला होता है कुछ इस तरीके से, और स्टेम ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। और उसके बाद उसमें से लीव्स निकले होते हैं कुछ इस तरीके से। स्टेम में आप देखिएगा नोड्स होता है, बीच बीच में ज्वाइंट के तरह होता है। और जहाँ जहाँ नोड्स होता है ना, वहीं से एक नया ब्रांच निकलता है और उसके बाद लीफ निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये जो स्टेम वाला पार्ट है ना, ये ज़मीन के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप पोटैटो में देख सकते हैं और जिंजर में देख सकते हैं। ये जो आलू है ना ज़मीन के अंदर, ये इस प्लांट का स्टेम है। आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आलू को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या आलू को, पोटैटो को हम लोग रूट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या इसको हम लोग फ्रूट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये जो पोटैटो है ना, ये इस प्लांट का स्टेम कहलाता है। उसी तरीके से जिंजर क्या है, जिंजर भी एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ज़मीन के अंदर रहने वाला स्टेम है। इसको हम लोग फ्रूट भी नहीं बोल सकते हैं और इसको हम लोग रूट भी नहीं बोल सकते हैं। इन दीज प्लांट्स, ऐसे जितने भी प्लांट होते हैं, अ पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम का ही एक पार्ट जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, ग्रोज एंड डेवलप्स रूट एंड शूट टू मेक न्यू प्लांट्स। ये क्या करता है, ये डेवलप होता है और फिर इससे रूट निकलने लगता है। रूट भी निकलता है और इससे शूट भी निकलता है, और उसके बाद एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सभी एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम किस किस प्लांट में होता है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि नए प्लांट्स को स्टेम कटिंग के थ्रू भी जन्म दे सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें उस प्लांट के नोड से लेकर एक स्टेम को कट कर लेना होता है और उस नोड के साथ उसको ज़मीन में डाल देना होता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद उससे, उस नोड से एक रूट भी निकल जाता है और उससे एक शूट भी निकल जाता है, जिससे एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा भी है, न्यू प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट। अगर हमारे पास कोई पहले से बड़ा पौधा है तो उसका स्टेम कटिंग करके भी हम लोग एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। स्टेम कटिंग्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक शुगर केन, बोगनविलिया, रोज, ग्रेप्स एटसेट्रा। ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जन्म स्टेम कटिंग के थ्रू हो सकता है। यहाँ पर आप इन सारे एग्जाम्पल को अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम कटिंग के थ्रू किस किस प्लांट का जन्म होता है, तो आप इन सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का तीसरा मेथड होता है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू भी नए प्लांट्स का जन्म होता है।
When the fleshy roots of some plants like Dahlia, asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and shoots appear at the upper end. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स फ्लेशी होते हैं। रूट्स आपको बहुत मोटा देखने को मिलेगा, जैसे कि डहेलिया और एस्पेरेगस। एस्पेरेगस जो है ना एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे मेडिसिन बनता है। अगर आप इसको पानी में डाल देंगे या मिट्टी में दबा देंगे तो इसका जो निचला भाग है ना उससे रूट निकल जाएगा और इसका जो ऊपर वाला भाग है उससे शूट निकल जाएगा। आपको हम ऑलरेडी बताए थे कि ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं और ज़मीन के जो बाहर पार्ट होता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं। इस टाइप का रिप्रोडक्शन स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। अगर आप स्वीट पोटैटो को ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो उससे रूट भी निकल जाएगा और उससे शूट भी निकल जाएगा। यहाँ पर इस टाइप के रिप्रोडक्शन का 3 एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया और 1 एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। तीनों एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स किस किस प्लांट में होता है तो आप इन तीनों का नाम लिख सकते हैं। चौथा टाइप का रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। पत्तों से भी नए प्लांट का जन्म होता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं, सोचिए पत्ता से नया प्लांट निकल जाता है। In plants like Bryophyllum, new young plants arise from notches of leaves where small buds are present. इसका जो पत्ता होता है ना ब्रायोफाइलम का, इसका जो नॉच है, जो किनारा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसी बर्ड से नए प्लांट का जन्म होता है। These small birds get detached from leaf and develop into new plant. ये जो बर्ड्स हैं ना, ये लीफ से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जूम करके दिखाया गया है, ये अलग हो जाता है इससे और यहाँ से फिर नए प्लांट का जन्म हो जाता है। यहाँ पर आपको बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है जो कि है ब्रायोफाइलम। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि लीफ से रिप्रोडक्शन होता है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब तक हम लोग जितना कुछ पढ़े उसको समराइज करके हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी धरती पर जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं या तो वो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं या तो वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स धरती पर अपनी संख्या और अपनी प्रजाति को मेंटेन करके रखने के लिए, ताकि वो खत्म न हो जाए, वो किसी भी एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपना सकते हैं। जैसे भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो अपनाते हैं और एक नए प्लांट्स का जन्म होता है जिससे कि उनका प्रजाति, उनकी संख्या धरती पर बनी रहती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग को डिटेल में समझना है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर भी पौधे उगाते हैं जहाँ पर नॉर्मली होना नहीं चाहिए। जैसे कि आप दीवार पर देखिएगा पीपल का पौधा उगाता है, छत पर किसी कॉर्नर में देखिएगा पीपल का पौधा उगाता है, कोई दूसरे पौधे भी हो सकते हैं इसी तरह से। वहाँ पर पौधे का सीड पहुँचता कैसे है उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। वी नो डैट फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड मोस्ट फ्रूट्स बियर सीड्स। हम लोग जानते हैं कि फ्लावर्स से फ्रूट बनता है और ज़्यादातर जो फ्रूट होते हैं ना उसमें सीड भी पाया जाता है। लेकिन सभी सीड्स जो कि हमें एक प्लांट से मिलता है वो अपने मदर प्लांट के नज़दीक, जिससे वो सीड निकला है, उसके नज़दीक में जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर एक सीड को अपने मदर प्लांट के नज़दीक ही जर्मिनेट होना है तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, एयर के लिए भी, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए और बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक प्लांट को चाहिए, सब चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और ये सब मैक्सिमम सीड को नहीं मिल पाता है और जिसके कारण से वो मर जाते हैं। आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि अगर एक बड़ा सा प्लांट या ट्री है और उसके नीचे उसका सीड आकर गिरा, क्या इस सीड को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, एयर और न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन यहाँ पर जो अवेलेबल है वो तो ये बड़ा सा प्लांट या ट्री जो भी है वो ले रहा है, सनलाइट को भी ये कवर कर ले रहा है। इसके कारण से ये जो सीड है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए जो कि इसको चाहिए। इसी कारण से हमारी नेचर जो है वो सीड को एक जगह से दूसरे जगह भेज देती है। कैसे? इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। हमारे नेचर में सीड्स एक जगह से दूसरे जगह एयर के थ्रू चले जाते हैं, वाटर के थ्रू चले जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और इवन ह्यूमन बींग्स भी सीड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं। दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जितने भी एजेंट्स हैं सभी सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन निकल के आ गया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सीड डिस्पर्सल या डिफाइन सीड डिस्पर्सल तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। हमारा अगला सब टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल कैसे कैसे होता है, कितना मेथड है सीड डिस्पर्सल का, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी मेथड है उसको ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला है ह्यूमन मेड वेज,
मतलब ऐसा तरीका सीड डिस्पर्सल का जो कि इंसान बनाया है। और दूसरा है नेचुरल वे, मतलब नेचर ही सीड डिस्पर्सल कर देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन मेड वेज का, इंसान के थ्रू सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। ह्यूमन सेलेक्ट सीड ऑफ यूजफुल प्लांट, ह्यूमन क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो ज़रूरत का प्लांट है ना उसका सीड को कलेक्ट करते हैं एंड सॉ देम इन द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स, और उसको ज़मीन में डाल देते हैं, उसको लगा देते हैं और उससे एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है। You must have seen farmers sowing seed of different useful plants like wheat, maize, mustard, etc. आप फार्मर्स को देखे होंगे, किसान को देखे होंगे कि वो अलग अलग तरह के पौधों का सीड को रोपते हैं, खेत में डालते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, और उसके कारण से हमें अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ह्यूमन मेड वेज का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फार्मर्स जो खेतों में बीज डालते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का दूसरा तरीका है नेचुरल वेज, मतलब नेचर खुद कैसे सीड डिस्पर्सल करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जंगलों में जन्म लेते हैं, जंगलों में ही बढ़ते हैं। यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड, अपने सीड को, अपने बीज को फैलाने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं। दीज आर गिवन बिलो, और वही सारे मेथड यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहला है डिस्पर्सल बाय विंड, अगर किसी भी प्लांट का सीड एक जगह से दूसरे जगह विंड के थ्रू चले जाता है, हवा के थ्रू चले जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल बाय विंड। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, पहला है मदार, दूसरा है थीसल और तीसरा है डंडेलियन। ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका जो सीड है ना वो विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इसके सीड के ऊपर ना हेयर जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। इन्हीं हेयर्स के कारण वो फ्लाई कर पाते हैं और विंड उनको डिस्पर्स होने में मदद कर पाता है। यहाँ पर सभी एग्जांपल्स जो दिए गए हैं सबको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबको आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि विंड के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, तो इसमें से 2-3 आप लिख सकते हैं। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका सीड वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज, ऐसे प्लांट जो कि वाटर बॉडीज जैसे कि समुद्र हो गया, नदी हो गया, लेक हो गया, इसके नज़दीक होते हैं। डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर, वो वाटर के थ्रू अपने सीड को डिस्पर्स करते हैं, फैलाते हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रिला हो गया, लोटस हो गया। ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि सीड का डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है। ऐसे प्लांट्स के जो सीड हैं वो पानी पर तैरते हैं और तैरते तैरते बहुत दूर चले जाते हैं, उसके बाद वो डूब जाते हैं, मिट्टी में फंस जाते हैं या किनारे पर फंस जाते हैं, और उसके बाद एक नए प्लांट्स का जन्म हो जाता है। इसका 4 एग्जाम्पल दिया गया है, चारों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। तीसरा है डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, ये तीनों भी मदद करते हैं सीड डिस्पर्सल में। बर्ड्स मतलब क्या होता है आपको पता है, पक्षी। दूसरा है इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और रोडेंट्स में स्क्वेरल्स आते हैं, रैट्स आते हैं, ये सबको हम लोग रोडेंट बोलते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, स्पैरोज, एंट्स, रैट्स, स्क्वेरल्स एटसेट्रा कैरी फ्रूट्स एंड ग्रेन्स टू देयर बरोज, नेस्ट एंड अदर प्लेसेस। ये सब जानवर क्या करते हैं कि फ्रूट को और ग्रेन्स को, अनाज को अपने बरो में, अपने बिल में ले जाते हैं, अपने नेस्ट में ले जाते हैं और अलग अलग जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। इसी बीच में वो क्या करते हैं कि कुछ ग्रेन्स, कुछ अनाज का जो दाना होता है उसको गिरा देते हैं या बीज को गिरा देते हैं रास्ते में ही। फिर उसी गिरे हुए सीड का जर्मिनेशन होता है और एक नए प्लांट का जन्म होता है एक नए इन्वायरमेंट में। चौथा है डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब हमें पढ़ना है कि इंसान कैसे मदद करता है और जानवर कैसे मदद करते हैं सीड डिस्पर्सल में। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, उनको इंसान भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और उसका जो सीड होता है ना उसको वो बाहर फेंक देते हैं। आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग तरबूज खाते थे, पेट में उसका सीड जाता था, हम लोग डर जाते थे कि कहीं पेट में ना तरबूज उग जाए। आपके दिमाग में कभी आया है कि हमारे पेट के अंदर सीड का जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है? अगर आपको रीज़न पता है तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। सीड्स किसी फ्रूट का भी हो सकता है और वेजिटेबल का भी हो सकता है, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन, गॉड। ये सब सीड जो है उनका डिस्पर्सल अक्सर इसी मेथड से होता है। हम लोग फल को खा लेते हैं और सीड को फेंक देते हैं। दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उसके बाद यही सीड ग्रो करके एक नए प्लांट को जन्म देता है।
अंडर सूटेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस, अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिलता है तभी। मेनी प्लांट्स लाइक कास्टर, बर्डॉक, कॉकलेबर एंड मिमोसा डिपेंड ऑन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू कैरी देयर सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। यहाँ पर ऐसे प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि उनका सीड एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अगर एनिमल्स और ह्यूमन नहीं होंगे ना तो उनका सीड एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं पाएगा। देयर फ्रूट्स आर थॉर्नी एंड हैव हुक्स ऑन देम। इसका जो फ्रूट होता है ना थॉर्नी होता है। आप कास्टर का फ्रूट देखे होंगे, इसको अंडी बोलते हैं हिंदी में। उसका जो फ्रूट होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, उसके ऊपर ऐसे निकला होता है। दे गेट स्टक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस और स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स। या तो ये ह्यूमंस के कपड़े में फंस जाते हैं, स्किन पर फंस जाते हैं, या तो एनिमल्स का जो फर होता है उनका जो रुआं होता है उस पर वो फंस जाते हैं। They get carried to different places where they fall down and grow into new plants। उसके बाद ये अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, नए जगह पे पहुंच जाते हैं, वो गिरते हैं और उसके बाद नए प्लांट का जन्म हो जाता है। यहाँ पर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन और एनिमल से कैसे सीड डिस्पर्सल होता है तो आप इसको लिख सकते हैं। इन तीनों फोटो को ध्यान से देखिए, इसको देखकर आपको पता चलेगा कि एनिमल्स और ह्यूमन के कारण सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। यहाँ पर देखिए तरबूज खा रहा है, कुछ सीड इसका पेट में चले गया और कुछ सीड ये बाहर फेंक दिया। दूसरा यहाँ पर है कॉकलेबर का फ्रूट है, देखिए यहाँ पर कैसे चिपक गया है, बेचारा कुत्ता का मुंह में चिपक गया है। उसके बाद ये प्यारा सा बंदर कुछ खा रहा है, इसका जो सीड होगा ये फेंक देगा बाहर में और उसके बाद यहाँ पर भी सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा। अब चलिए सीड डिस्पर्सल का सबसे अंतिम मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। सम फ्रूट्स क्रैक एंड ब्रस्ट ऑन राइपनिंग। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि क्रैक कर जाते हैं, फट जाते हैं और ब्रस्ट करते हैं पक जाने के बाद। एंड स्कैटर देयर सीड फार अवे फ्रॉम द प्रेजेंट प्लांट। और उसका जो सीड होता है ना प्रेजेंट प्लांट से बहुत दूर तक चले जाता है। These may grow into new plants। और इसके कारण से एक नए प्लांट का जन्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए सीड्स ऑफ पी, लेडीज फिंगर, बीन, बाल्सम गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। ये सब का जो सीड है ना वो इसी मेथड से इनका डिस्पर्सल होता है। इस वाले फोटो को आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ब्रस्टिंग के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। यहाँ पर देखिए फ्रूट फटा और सीड बाहर आ गया। ये सीड फैल जाता है, अचानक से फटता है ना तो सीड फैल जाता है, अलग अलग जगह सीड चले जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ और यहाँ पर भी वही हुआ। इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग जान चुके हैं कि कैसे एक प्लांट हर जगह पे ग्रो हो सकता है। द डिस्पर्सल ऑफ सीड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। सीड डिस्पर्सल के कारण ही एक प्लांट पूरे दुनिया में फैल सकता है और उसका संख्या भी पूरे दुनिया में बढ़ सकता है। इस चैप्टर के एंड में एक डू यू नो दिया गया है जिसमें कि एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनके बारे में जानकर आपको इंडियन होने पर प्राउड होगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जेसी बोस। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है क्रिस्कोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये थी कि ये प्लांट के ग्रोथ रेट को नाप सकता था। प्लांट किस रेट से ग्रो करता है वो मेजर कर सकता था। और सबसे खास बात जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया है वो ये है कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि बाकी के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना उनके ही तरह प्लांट्स जो है ना वो भी फील करते हैं। जब उन्हें कोई काटता है तो उन्हें भी दर्द होता है, जब उन्हें कोई मारता है तो उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस है जिससे कि हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम लोग चिल्ला उठते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके बारे में सबसे पहले जेसी बोस ने ही हमें बताया था। फाइनली इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी इजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।